हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवोदय विद्यालय समिति के अंदर 2019 का ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर है। इस पेपर का पूरा एनालिसिस हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो लंबा हुआ तो दो पार्ट में इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस पूरे कंप्लीट पेपर में आपको ये पता चलेगा कि नवोदय विद्यालय समिति किस तरह से पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर बनाती है और आने वाले जो भी उसके पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको ये काफ़ी बेनिफिट देगा। साथ में अगर आप DSSS में पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर देना चाहते हो तो सब एग्ज़ाम के अंदर ये पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, बोर्ड कैसे क्वेश्चंस बना सकता है, हमें एक पूरा ओवरव्यू पता चल जाता है। बिल्कुल डिटेल के साथ में हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। आपके जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं उनको क्लियर कर दूंगी अलग से। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इसे शेयर भी कर दें। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। Which of the following is not true about the naming rules of XML elements? तो XML में जब हम एलिमेंट्स को एक नेम देते हैं, जब उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, जब उस एलिमेंट को हम नाम देते हैं, नेम देते हैं, तो उसमें क्या रूल्स फॉलो नहीं होता। नोट वाले क्वेश्चंस के ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं। तो XML में क्या क्या रूल फॉलो किए जाते हैं। नंबर 1 पे एलिमेंट्स नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस। एलिमेंट के नेम में आप स्पेस को ऐड नहीं करोगे, बिल्कुल एकदम सही बात है। ये रूल हम फॉलो करते हैं। एलिमेंट्स नेम आर केस सेंसिटिव। XML में एलिमेंट्स के जो नेम हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब अगर आप ABC ये लिखोगे और ABC ये लिखोगे, ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। थर्ड पॉइंट है एलिमेंट्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर। एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को आप अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते। या फिर नंबर 4 है एलिमेंट्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विद लेटर XML। आप किसी भी एलिमेंट के नेम को XML लिखकर स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए, हमें एक देखना है जो यहाँ पे गलत है। बाकी सब यहाँ पे सही है, बट एक जो है वो गलत है। एलिमेंट्स के नेम को हम XML से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। एलिमेंट्स के जो नेम है वो केस सेंसिटिव है, बिल्कुल सही है। उसमें हम कोई भी स्पेस ऐड नहीं कर सकते, जैसे A बीच में हमने स्पेस दे दिया, फिर BC, इस तरह से अलाउड नहीं होता XML में, ये भी बिल्कुल सही है। बट अंडरस्कोर से हम किसी एलिमेंट का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि एलिमेंट नेम कैन नॉट स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर। आप इसे स्टार्ट नहीं कर सकते अंडरस्कोर से, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और हमें पूछा भी कौन सा है कि नॉट ट्रू, कौन सा एक ट्रू नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है। इसमें मैंने अब आपको रूल्स भी बताए हैं। यहाँ पे XML के जो नेमिंग रूल्स होते हैं वो क्या है। एलिमेंट के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। हम एलिमेंट के नेम को स्टार्ट कर सकते हैं किसी लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। आप एक एलिमेंट का नेम ABC भी रख सकते हो या फिर आप अंडरस्कोर लगा के ABC भी रख सकते हो। अब इसमें थर्ड है कि एलिमेंट के नेम को हम स्टार्ट नहीं कर सकते XML लिखकर, कैपिटल में XML लिखकर या फिर XML लिखकर। आप इसमें से कोई भी वर्ड को यूज़ नहीं कर पाओगे। एलिमेंट्स के जो नेम है कैन नॉट कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट, हाइफन, अंडरस्कोर्स और पीरियड्स। इनमें से आप कोई भी एलिमेंट के नेम में ऐड कर सकते हो, जैसे लेटर भी ऐड कर सकते हो, डिजिट भी ऐड कर सकते हो, हाइफन भी ऐड कर सकते हो और अंडरस्कोर भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से भी आप एलिमेंट्स के नेम को डिक्लेयर कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा ध्यान रखना कि XML में हाइफन भी अलाउड होता है, अंडरस्कोर भी अलाउड होता है, पीरियड्स भी अलाउड होता है। जैसे डॉट लगा के जो एक पीरियड होता है ये भी हम कर सकते हैं, A.BC।
ये चीज़ भी यहाँ पे अलाउड होती है। और एलिमेंट नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, आप ऐसे नहीं लिख सकते ABC, स्पेस ऐड करने की इसमें परमिशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ प्रोग्रामर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिएटिंग, C++ के जो प्रोग्रामर होते हैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जब उसे बनाते हैं, विच कंटेन डेटा मेंबर, जो कि डेटा मेंबर को कंटेन करता है, डेटा मेंबर फंक्शंस को कंटेन करता है, दैट मैनिपुलेट दोज डेटा मेंबर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट। मतलब जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कुछ बनाते हैं, जो भी वो बनाएंगे उसके अंदर वो डेटा मेंबर भी रख सकते हैं, मेंबर फंक्शन भी रख सकते हैं, और उन सब को वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और जो भी क्लाइंट होगा उसको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट, सूडो कोड, क्लासेस या फिर ऑब्जेक्ट। C++ अगर आप देखोगे तो C++ कि जब भी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं वहीं पे हमें पता चल जाता है कि C++ में हम क्लासेस को बनाते हैं, देन हम उनके ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं उन क्लासेस को यूज़ करने के लिए। तो C++ के जो प्रोग्रामर होते हैं उनका मोस्टली कॉन्सेंट्रेट वो किस चीज़ के ऊपर करते हैं, क्लासेस बनाने के लिए। ठीक है, अब क्लासेस कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम थोड़ा एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्लास जो होती है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब जैसे इंटीजर टाइप के डेटा को सेव करने के लिए एक डेटा टाइप है इंट, वैसे क्लासेस जो होती हैं वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। मतलब उसमें किस तरह का डेटा सेव करेंगे वो कौन बताएगा, यूज़र बताएगा। ये क्या होल्ड करते हैं, अपने डेटा मेंबर और अपने मेंबर फंक्शन। क्लासेस को डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है, आपको सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना कंपलसरी है, उसके बाद आप अपना जो भी मन करे वो नाम आप अपनी क्लास को दे सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लास नेम दिया है, आप इसे सम दो, बट आगे आपको क्लास लिखना कंपलसरी है। क्लास, फिर एक स्पेस देना है आपको, फिर सम, फिर क्लास स्टार्ट होगी, और यहाँ पे क्लास जब हम बंद करेंगे उसके आगे क्या करेंगे, एक सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, तो डेटा मेंबर आ जाएंगे, उसके मेंबर फंक्शन आ जाएंगे। एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं 3 तरह के, आपको ध्यान होगा, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। इन सब चीज़ों को हम आगे देख लेंगे। ये क्लास डिक्लेयर करने का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इस तरह से हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं। C++ में क्लासेस का ही मेजर रोल होता है, तो प्रोग्रामर जो होते हैं उनका पूरा कंसंट्रेशन होता है क्लासेस बनाने पे, और ये क्लासेस अपने अंदर क्या करती हैं, डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को इंक्लूड करती हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिराइव्ड क्लास इज इनिशिएटेड। इनिशिएटेड मतलब बनाया जाता है। किसी डिराइव क्लास का जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, द बेस क्लास is called implicitly or explicitly to do any necessary initialization of the base class data member in the derived class object। देखो यहाँ पे आपको पहले देखना पड़ेगा कि एक क्लास है, कौन सी क्लास है, बेस क्लास है, ये हमने एक क्लास बना रखी है। एक हमारे पास दूसरी क्लास है, वो है हमारी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के अंदर भी अपने डेटा मेंबर है, अपने मेंबर फंक्शन है। मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि इन क्लासेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ताकि इन क्लासेस को हम कॉल करें, इसके डेटा मेंबर को यूज़ करें, फंक्शंस को यूज़ करें। और ये अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिराइव क्लास इज इनिशिएट, जैसे ही हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लेते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1, तब बेस क्लास का क्या चीज़ कॉल होगी, इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली, जिससे क्या होगा कि डेटा मेंबर, बेस क्लास के डेटा मेंबर इनिशियलाइज हो जाएंगे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी दी जाती है कंस्ट्रक्टर के द्वारा। ठीक है, इसे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बेस क्लास ये है, इसे हमने पेरेंट नाम दे दिया, और एक हमने इसकी सब क्लास बनाई चाइल्ड क्लास, और इसका नाम हमने दे दिया चाइल्ड।
पब्लिकली मैं पेरेंट क्लास को चाइल्ड में इनहेरिट कर रही हूँ। आपको अगर इसकी नॉलेज है तो अच्छी बात है, आपको समझ आ जाएगा, नहीं है तो हम इसको डेटा स्ट्रक्चर के किसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। पब्लिकली मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, बेस क्लास का मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने का पहला जो नियम है वो क्या होता है, पहला रूल क्या होता है कि उसका नाम अपनी क्लास के बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। तभी मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रखा, पेरेंट। और इस नाम की वजह से हम ये पहचानते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर है, ये कोई फंक्शन नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने बेस क्लास के अंदर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, बेस क्लास का। फिर एक चाइल्ड क्लास थी, उसके अंदर भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया चाइल्ड नाम का। तो ये कंस्ट्रक्टर किसका है, चाइल्ड क्लास का। जब भी हम मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये दोनों अलग हो गई क्लासेस हैं, ये दोनों बेस क्लास और पेरेंट क्लास, बेस और चाइल्ड क्लास। मेन क्लास के अंदर जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट देखो किसका बना रहे हैं, उसके आगे नाम लिखा हमने चाइल्ड और एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। बट इसको इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली मेमोरी में जगह कौन देगा, इसको इनिशियलाइज कौन करेगा, तो वो करेगा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो क्या होगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली जो भी चीज़ें हैं वो इनिशियलाइज करेगा। किस में इनिशियलाइज करेगा, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे क्या होगा कि क्या कॉल होता है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन है क्या कॉल होगा, तो इनहेरिटर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इनिशियलाइजर कॉल होगा या डिस्ट्रक्टर। तो ये होता है कॉल कंस्ट्रक्टर। इस क्वेश्चन के साथ में मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जिन्होंने सिलेबस को पूरा कर लिया, पेपर मोस्टली मैं उनके लिए ही ये बता रही हूँ। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये सोच के परेशान मत होना कि ये हमें समझ नहीं आ रहा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन मेरे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ये समझ आ जाएगा। बट हम फिर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको समझने में ईजी रहे। बाकी इनके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सब हम अलग जो वीडियोस हैं उनमें भी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ हम सिर्फ पेपर का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट हमें दी है, इनमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कंटेन एज इट्स वैल्यू द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एक पॉइंटर एक वेरिएबल होता है और वो क्या वैल्यू अपने अंदर कंटेन करेगा, किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस। बी है ए पॉइंटर दैट इज डिक्लेयर टू बी टाइप वॉइड। वॉइड स्टार से अगर हम किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे, कैन बी डी रेफरेंस्ड, उसे हम डी रेफरेंस कर सकते हैं। द एड्रेस ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है कैन बी अप्लाइड ओनली टू, सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट के ऊपर और एक्सप्रेशंस के ऊपर। डी ऑप्शन है द ओनली इंटीजर दैट कैन बी असाइन डायरेक्टली टू ए पॉइंटर इज 0। 0 एकमात्र सिंगल इंटीजर है जो हम पॉइंटर के अंदर डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शन इसमें हमें दे रखे हैं, इन्हें हम एकदम बेसिक से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। क्या स्पेशलिटी होती है उसकी, तो सबसे पहले तो आप देखो एक वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। इंट ए एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जो इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ को अपने अंदर सेव करवाएगा। ए में हम क्या क्या रख सकते हैं, 2 3, इसमें हम ए नहीं रख सकते है ना, ये गलत हो जाएगा, इलीगल है। और इसमें हम 1.1 भी नहीं रख पाएंगे, एरर होगी। एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं फ्लोट बी नाम का एक वेरिएबल है जो फ्लोट वैल्यूज़ को सेव करता है। तो इसके अंदर हम पॉइंट्स वाली वैल्यू को रख सकते हैं। 1.1 ओके है। बी में अगर हम रखें 2.2 2.2 23 तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैरेक्टर टाइप की भी जो डेटा टाइप है वो लेते हैं सी नाम का एक कैरेक्टर डेटा टाइप है जिसमें हम कैरेक्टर इंसर्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करने का
और उन्हें कैसे हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाते हैं वो तरीका। अब पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, पॉइंटर एक वेरिएबल है, ठीक है, बट वो क्या सेव करेगा अपने अंदर। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखनी है, डेटा टाइप, फिर एक एस्ट्रिक साइन लगाना है इस तरह से, और देन आप पॉइंटर का नेम लिखोगे। यहाँ पे आ जाएगा पॉइंटर नेम। फॉर एग्जाम्पल इंट एस्ट्रिक और पी। अगर ये एस्ट्रिक ना लगाएं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पी नाम का एक वेरिएबल है जो किस तरह का डेटा सेव करेगा, इंटीजर टाइप के डेटा को, ठीक है। और एस्ट्रिक लगाने का मतलब क्या हो गया, इसके बीच में अगर आपने एस्ट्रिक लगा दिया तो उसका मतलब है ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर को आप पहचानोगे भी कैसे, उसके आगे एस्ट्रिक लगा हुआ होता है। ये पॉइंटर को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या लिखी है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, वो कंटेन करता है वैल्यू के तौर पे एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये लाइन बिल्कुल बेसिक लाइन है पॉइंटर के बारे में, बिल्कुल सही भी है ये। एड्रेस रखता है पॉइंटर किसी अदर वेरिएबल का। अदर वेरिएबल देखो यहाँ पे ए बी सी, हमने 3 तरह के वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। इन सब वेरिएबल का एड्रेस हम किस में डाल सकते हैं, पी में। इस इंट का क्या मतलब है, आप इसको कैसे देखोगे कि ये एक पॉइंटर है एस्ट्रिक पी और ये इंटीजर टाइप का है ना, या फिर फ्लोट एस्ट्रिक पी, ये एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर है। तो ऐसा प्रोनाउंस हमें इसे नहीं करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। इसे हम कैसे बोलेंगे, देखो पॉइंटर में बहुत ही छोटी सी चीज़ें होती है, अगर आपने सीख ली आपका क्वेश्चन कभी पॉइंटर को लेके गलत नहीं होगा। ये एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है, ये किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, जिस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर होगा। तो क्या ये पॉइंटर बी की वैल्यू सेव कर सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि बी का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, और सी की वैल्यू भी ये स्टोर नहीं कर पाएगा क्योंकि सी का डेटा टाइप क्या है, कैर। तो ये पॉइंटर, इंट पॉइंटर, ये क्या सेव करेगा, ये सेव करेगा एड्रेस ऑफ ए। एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। अब इन चीज़ों का फ़र्क क्या पड़ेगा, है ना, वो भी अपने दिमाग में क्वेश्चन आएगा भी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे या फ्लोट टाइप के एड्रेस को स्टोर करे, तो वो भी अभी हम देखेंगे। अब देखो फ्लोट टाइप का जो डेटा होगा उस वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर पी को स्टोर करवा सकते हैं, है ना। तो इस वाले पी में हम क्या लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ बी। ये आपके बिल्कुल वैलिड है। अब देखो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मेमोरी जो होती है वो इस तरह से टेप ऑफ बाइट्स होती हैं, 1 बाइट 2 3 4 5 6, इस तरीके से मान लेते हैं ये प्रत्येक ब्लॉक 1 बाइट को दर्शा रहा है। इंटीजर कितने बाइट को लेता है, 4 बाइट को। तो यहाँ से लेके 1 2 3 4, मैंने इतना ब्लॉक जो है वो ए को दे दिया। यहाँ से लेके 8 ब्लॉक, 8 बाइट लेता है फ्लोट, इस बी को मैंने यहाँ से लेके 8 ब्लॉक का डेटा दे दिया, ये मान लेते हो गया बी का, और आगे मैंने दे दिया सी को, ठीक है। पॉइंटर को क्या पता चलेगा, एड्रेस ऑफ ए, और एड्रेस ऑफ ए का मतलब ये क्या करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है वो इस पॉइंटर को दे देगा। इस वाले बाइट का एड्रेस मान लेते हैं 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। पी के अंदर अभी हाल फिलहाल क्या है, 1, ठीक है। तो जब भी पॉइंटर ये देखेगा कि आगे जो डेटा टाइप लिखा हुआ है वो एक इंटीजर है, तो उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, वो सिर्फ 4 ब्लॉक का डेटा ही पड़ेगा, है ना। 4 ब्लॉक के बाद वो स्टॉप हो जाएगा और जो भी डेटा उसे यहाँ पे मिलेगा वो उसे रिटर्न कर देगा। बट अगर आपका पॉइंटर एक फ्लोट टाइप के डेटा वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा, तो इस पॉइंटर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, उसे 8 ब्लॉक का डेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस डेटा टाइप का लगाने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है
कि हमें पता चले कि इस पॉइंटर को जो हम पहला बेस एड्रेस दे रहे हैं, फर्स्ट वाला एड्रेस दे रहे हैं, उसे कौन से ब्लॉक तक का डेटा पढ़ना है, ये बताने के लिए हम पॉइंटर को डेटा टाइप बताते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक इसका बता दिया। मैं आपसे उम्मीद ये करती हूँ अब आप इस पॉइंटर को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। बहुत ही इजी सा है और इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, है ना। तो फर्स्ट लाइन हमारी बिल्कुल ट्रू है और ये चारों ही ऑप्शन में ट्रू है, तो हमें आगे भी स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। ये है पॉइंटर का डिक्लेरेशन। और जब इस पॉइंटर में हम किसी वेरिएबल का एड्रेस डाल देते हैं, जैसे p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियलाइजेशन। और मेजर चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, पॉइंटर का कोई डेटा टाइप नहीं होता। ये डेटा टाइप कौन सी होती है, ये वो डेटा टाइप होती हैं जिसका एड्रेस, जिस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर स्टोर करेगा, उसका डेटा टाइप हम इस पॉइंटर को यहाँ पे बताते हैं। ये कभी पॉइंटर का डेटा टाइप नहीं होता। आप इसको ये मत बोलना कभी कि ये एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पॉइंटर का अपने आप में कोई टाइप नहीं है, बट पॉइंटर अपने अंदर एक एड्रेस को स्टोर करता है, किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, और उस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। ये छोटी सी 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। अब इसमें बी ऑप्शन को हम एक बार देखेंगे। ए पॉइंटर दैट इज डिक्लेयर्ड टू बी टाइप वॉइड कैन बी डी रेफरेंस्ड। ये बोल रहा है कि एक पॉइंटर को अगर आप वॉइड डिक्लेयर कर दो, फिर भी हम उसे डी रेफरेंस कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा अलग एक बार पेज लेना पड़ेगा। डायग्राम बना के देखते हैं। एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस मान लेते हैं 1000, इसके अंदर वैल्यू है 5। पी हमने एक पॉइंटर बनाया, पी पॉइंटर है, इस पी पॉइंटर का भी एड्रेस है 2000, और ये अपने अंदर क्या वैल्यू रखता है, ए का एड्रेस मतलब 1000। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे। अब आप थोड़ा सा देखो, सी के अंदर आप अगर ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहो तो आप कैसे करते थे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे आप ए लिखकर उसको प्रिंट करवाते थे। हमें इसका आउटपुट क्या मिलता था, इसका आउटपुट हमें मिलता था 5। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाती थी। अब अगर सेम स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट एफ, और मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ, तो क्या प्रिंट होगा, आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, तो पी के अंदर आपने जो वैल्यू सेव कर रखी है, अभी हाल फिलहाल पी के अंदर क्या है 1000, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 1000। हम क्या चाह रहे थे, क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, उसे प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इस डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिस ऑपरेटर का नाम ये ले रहा है कि कैन बी डी रेफरेंस्ड। ये डी रेफरेंस ऑपरेटर का अब आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो जब भी आपको पी के अंदर जिस भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है, उस वेरिएबल का आपको वैल्यू अगर प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो इसका पढ़ने का क्या तरीका होता है, डी रेफरेंस पी का मतलब होता है वैल्यू एट पी। आपने पी के ऊपर जो वेरिएबल रखा है उसकी वैल्यू क्या है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, वैल्यू एट पी। इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा 5। पूरी लाइन को पढ़ने का आप दोबारा से देखो कि पॉइंटर को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं वॉइड, तो क्या हम उसे डी रेफरेंस कर सकते हैं। अभी तक तो हमने बात की थी एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने वाले पॉइंटर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉइड पॉइंटर के बारे में। तो देखो, वॉइड पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करना है, आपको सिंपल लिखना है वॉइड, उसके आगे कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखेंगे, एस्ट्रिक पी, ये हो गया हमारा वॉइड पॉइंटर। इंट हम क्यों लिख रहे थे, क्योंकि जिस वेरिएबल का एड्रेस हमें स्टोर करना है, इंटीजर का स्टोर करना है, तो हम 4 बाइट को रीड कर रहे थे। अगर हमें फ्लोट का करना है, हम 8 बाइट को रीड कर रहे थे। तो ये जो डेटा टाइप है वो हम
डेटा को कितने बाइट्स तक हमें रीड करना है, उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे एक डेटा टाइप बताई थी। अगर आप इसकी जगह पे वॉइड रख दोगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा पॉइंटर पे? उसका बेनिफिट तो ये है कि एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं, या फिर एक फ्लोट टाइप के डेटा वेरिएबल का एड्रेस भी हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं, जैसे बी। ठीक है, ये बी आपको दिख रहा होगा, फ्लोट है। फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को भी हमने इसमें स्टोर करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें कैरेक्टर टाइप के डेटा वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करवा सकते हो। बेनिफिट इसका ये है कि वॉइड पॉइंटर बिल्कुल फ्री है, उस पर हमने कंडीशन नहीं लगाई कि आपको इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तो वो इंटीजर का भी स्टोर कर सकता है, फ्लोट का भी कर सकता है, कैरेक्टर का भी कर सकता है। बट क्या हम इसको डी रेफरेंस कर सकते हैं? उसका आंसर है नहीं। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर को ये नहीं पता कि इस पॉइंटर को जिसे आप डी रेफरेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पॉइंटर किस तरह के वेरिएबल को रेफरेंस कर रहा है। हमने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया। वॉइड डिक्लेयर करने का मतलब है कि जब कंपाइलर को मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ पी दूंगी, कंपाइलर को अगर मैं ये बोलूँ आप वैल्यू एट पी निकाल के लाओ, जब भी कंपाइलर मेमोरी को रीड करने की कोशिश करेगा तो उसे पता नहीं है कि वो कहाँ पे रुकेगा जाके। फॉर एग्जांपल इसको भी हम ऐसे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे इंट लिखा होता तो वो 4 ब्लॉक तक का डेटा पढ़ता, बट मैंने क्या लिख दिया, वॉइड। वॉइड लिखते ही कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, वैल्यू एट पी मैं कितना डेटा यहाँ पे रीड करूँ, मैं यहाँ पे 4 बाइट का करूँ, 8 का करूँ, या फिर ज़्यादा करूँ, डबल का भी करूँ, है ना। तो उसमें क्लियर कुछ भी नहीं है। इस वजह से ये कंडीशन लगाई जाती है कि आप जब भी पॉइंटर को वॉइड डिक्लेयर करोगे उसे डी रेफरेंस नहीं कर सकते, है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिव बात कर रहा है कि जब आप पॉइंटर को वॉइड डिक्लेयर करते हो तो उसे डी रेफरेंस हम कर सकते हैं, बट ये गलत है। गलत वाले ऑप्शन यहाँ पे 1, 2 और 3। अभी हमें और आगे पढ़ने पड़ेंगे स्टेटमेंट। सी ऑप्शन है द एड्रेस ऑपरेटर, जो ये ऑपरेटर है कैन बी अप्लाइड ओनली टू कॉन्स्टेंट एंड टू एक्सप्रेशन। सिर्फ ये ऑपरेटर जो है वो हम सिर्फ कांस्टेंट के पास या फिर एक्सप्रेशन के ऊपर ही लगा सकते हैं, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। बट आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, ए एक वेरिएबल है और वेरिएबल के आगे हमने एड्रेस ऑपरेटर लगाया है। ये एड्रेस ऑपरेटर जिस भी वेरिएबल के आगे लगेगा वो क्या करेगा, उसका एड्रेस फैच करेगा, और वो किसे प्रोवाइड करवा रहा है, एक पॉइंटर को, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन तो बिल्कुल गलत हो गई। कांस्टेंट और एक्सप्रेशन पे लगे या ना लगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट वेरिएबल के आगे तो ये लगता ही है, तो ओनली टू वाली स्टेटमेंट ये गलत हो गई। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये ट्रू आ गया। फॉल्स और फॉल्स, अब हमें लास्ट स्टेटमेंट चेक करनी है, देन हम रिजल्ट पे आ जाएंगे। डी बोल रहा है कि द ओनली इंटीजर दैट कैन बी असाइंड डायरेक्टली टू ए पॉइंटर इज 0। एक बार इस पूरे को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। जब भी आप कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने ये एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करते ही क्या होता है, उसको मेमोरी में एक जगह मिलती है। मान लेते हैं ये 1000 कोई मेमोरी स्पेस है, ये स्पेस हमने पी पॉइंटर को दे दिया। ठीक है, कंपाइलर ने ये वाला जो स्पेस है ये पी पॉइंटर को दे दिया। और पॉइंटर में आपको ध्यान होना चाहिए, हम किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ही अपने अंदर स्टोर करेगा। इसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था इंट। बट ये 4th लाइन बोल रही है कि आप इस तरीके से तो डिक्लेयर करते ही हो, साथ में एक सिंगल इंटीजर वैल्यू होती है 0, जिसे भी आप इस पॉइंटर में असाइन कर सकते हो, मतलब इनिशियलाइज करवा सकते हो। ये स्टेटमेंट आपकी सही होनी चाहिए, वो ये बोल रहा है। और यहाँ पे अगर आप ये करो कि p इक्वल टू 1 तो वो गलत हो जाएगा, p इक्वल टू 2 भी गलत हो जाएगा। सिर्फ 0 ही एक ऐसी इंटीजर वैल्यू है जिसे हम पॉइंटर में असाइन कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल क्यों होता है, अब ये चीज़ आपको समझनी है कि जब भी
इंट स्टार पी, आप इस तरीके की जब भी डिक्लेरेशन देते हो उसको मेमोरी में एक जगह मिलती है। अब पॉइंटर जो है वो किसी ना किसी मेमोरी का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। तो अगर आप इसको हैंड टू हैंड इनिशियलाइज नहीं करते, उससे होता क्या है, इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाती है। गार्बेज इन द सेंस कि कोई भी मेमोरी लोकेशन है, ये टेप ऑफ मेमोरी है और इसमें कोई भी एक लोकेशन का एड्रेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपने ये सब स्टेटमेंट ज़ीरो या नल से असाइन नहीं कर रखी, ये स्टेटमेंट भी आपने नहीं लिख रखी और इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करो, तो हो सकता है ये आपको कोई गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करवा दे, या फिर हो सकता है यहाँ पे आपको एरर मिले। तो सिस्टम के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या रिज़ल्ट आएगा। इस कंडीशन से या इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर को डिक्लेयर करते ही आप उसको इनिशियलाइज भी करवा दो। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है तो आप उस वेरिएबल से इनिशियलाइज करवा दो, और अगर आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो आप पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करवाओ, या तो नल से, और इस नल को कैपिटल में लिखना है। अगर ये नल नहीं लिखोगे आप तो आप इसको ये डायरेक्ट ज़ीरो से भी इनिशियलाइज करवा सकते हो। 1 2 3 4 वो नहीं लिखेंगे। ये ज़ीरो या नल एक्चुअल में होता क्या है, ये एक रिजर्व्ड मेमोरी होती है सिस्टम की, जो इस पॉइंटर को प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब इस कंडीशन में अगर आप प्रिंटएफ करोगे स्टार पी, हाल फिलहाल में पी जो पॉइंटर है वो एक ऐसी जगह को रेफर्ड कर रहा है जो है नहीं, या फिर वो सिस्टम में रिजर्व है। ठीक है, इस समय आपके पास 100% आप गारंटी ले सकते हो कि यहाँ पे आपको एक एरर आएगी, कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। तो हमने जैसे ये देखा था सेकंड स्टेटमेंट, वॉइड से अगर आप किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो तो उसे डी रेफरेंस हम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपने पॉइंटर के अंदर नल वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया, ज़ीरो को इनिशियलाइज करवा दिया, तब भी ये कंडीशन होती है कि आप उसको डी रेफरेंस नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि द ओनली इंटीजर दैट कैन बी असाइन डायरेक्टली टू ए पॉइंटर इज ज़ीरो। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। और यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। वॉइड पॉइंटर इज़ यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल डेटा टाइप। और वॉइड पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है वॉइड स्टार से, इसे हम डी रेफरेंस नहीं कर सकते। ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर लेना। नल पॉइंटर क्या होता है, सी के अंदर जो नल होता है वो एक स्पेशल रिजर्व पॉइंटर होता है दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी वैलिड डेटा ऑब्जेक्ट, जो किसी वैलिड डेटा ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता। और एड्रेस ऑपरेटर जो होता है वो रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ इट्स ऑपरेंड, और ऑपरेंड जो है वो क्या होगा, द ऑपरेंड ऑफ द एड्रेस ऑपरेटर मस्ट बी ए वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए। एड्रेस ऑपरेटर कहाँ पे नहीं अप्लाई किया जा सकता, कांस्टेंट एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल्स के आगे, अगर वो स्टोरेज क्लास रजिस्टर में डिक्लेयर्ड है। ठीक है, ये लाइन आप थोड़ी सी देखना, यहाँ पे ये लिखने का भी मतलब यही था कि अगर कोई भी एड्रेस ऑपरेटर आप किसी कांस्टेंट वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन के आगे नहीं लगा पाओगे, अगर वो कहाँ पे डिक्लेयर्ड है, एक स्टोरेज रजिस्टर क्लास के अंदर डिक्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू डेटा वेयर हाउसेज। डेटा वेयर हाउस के बारे में क्या एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। नंबर 1 स्टेटमेंट है, दे मस्ट पुट डेटा फ्रॉम डिस्परेट सोर्सेज इनटू ए कंसिस्टेंट फॉर्मेट। मतलब अलग अलग सोर्सेज से डेटा जो आता है उसे पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में हमें रखना होता है। तो हाँ ठीक है, डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा को हम इस तरीके से ही रखते हैं। इट हैज़ डेटा दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंस्टेड अबाउट ए कंपनीज ऑन गोइंग ऑपरेशन। कंपनी के जो ऑन गोइंग डेली के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको ये डेटा वेयर हाउस के अंदर नहीं रखते। इसके अलावा क्या रखते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखी जाती है। तो डेटा वेयर हाउस एक तरह से जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, हम एक बैकअप की तरह जो डेटा सुरक्षित रखते हैं।
जो डेटा हमें रेगुलर रूटीन में यूज़ करना होता है उनके लिए हम एक अलग तरीके के फोल्डर बनाते हैं। जो हमें थोड़ा बैकअप के लिए लेना होता है उसे हम अलग से स्टोर करके रखते हैं। तो डेटा वेयर हाउस में ऑनगोइंग कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं वो डेटा ना रखने की जगह पे हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे 2022 का डेटा अब ये पुराना हो चुका है तो इसे हम क्या करेंगे, डेटा वेयर हाउस में ले जाके रख देंगे। अब 2023 का जो डेटा है जो हमें रेगुलर रूटीन में चाहिए वो हम कहीं और रखेंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। नंबर 3, इट इज़ ए रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है कि जैसे एक टेबल बनी हुई है स्टूडेंट की और एक टेबल बनी हुई है टीचर की। अगर हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर जो ए टीचर है वो कौन कौन से स्टूडेंट को पढ़ाएगा, तो दोनों टेबल्स में से हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन दोनों टेबल्स के बीच में हमें एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। और इस तरह से जो पूरा एक डेटाबेस हम बनाते हैं उसे बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स होती हैं। सारी टेबल्स में जो डेटा होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है। उनमें से किसी भी टेबल का डेटा अगर आपको चाहिए तो आप इजीली क्वेरी लिखोगे एसक्यूएल में और फिर आप इसको निकाल सकते हो। ये जो रिलेशनल डेटाबेस है ये डिज़ाइन किया जाता है क्वेरी के लिए। आपको जो भी डेटा चाहिए, जिस भी तरह का डेटा चाहिए, आप जस्ट एक क्वेरी लिखो और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये है किस लिए, कोई एनालिसिस करने के लिए, रैदर देन द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। मतलब पर्टिकुलर अभी का कोई ट्रांजेक्शन है उसको करने की जगह पे हमें अगर कोई पुराना डेटा चाहिए, उन टेबल्स में से अगर हमें कोई डेटा यहाँ पे निकालना है, जैसे कि 2021 की जो सेल्स हुई थी कंपनी की वो प्रॉफिट में थी या लॉस में थी, और प्रॉफिट में थी तो प्रॉफिट टेबल में से हम ये देखेंगे हमें किस किस ऑर्डर के ऊपर हमें प्रॉफिट्स हुए, कहाँ पे हमें प्रॉफिट कम हुआ। तो इस तरीके से मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करके हम क्वेरी लिखते हैं और जो भी डेटा हमें मिलता है उनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। ये भी डेटा वेयर हाउस के लिए एकदम सही स्टेटमेंट है। नंबर 4 पे देखो क्या है, दे आर यूजुअली इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ डेटा वेयर हाउस की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डेटाबेस कब होता है, जब जितनी भी टेबल्स बनाई जाएं वो सब पेरेंट चाइल्ड मोड के अंदर होनी चाहिए, उनके अंदर किसी भी तरीके की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिडंडेंसी जिसे हम बोलते हैं, रिडंडेंसी उसमें नहीं होनी चाहिए टेबल्स में। अगर आप इन सब कंडीशंस को फॉलो करते हो देन वो जो डेटाबेस होता है वो आपका किस में आ जाता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, आप अगर पढ़ चुके हो तो आपको समझ आ गया होगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, डेटाबेस जो होता है। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आप बस ये समझ लो, डेटा को बहुत ही अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अगर डेटाबेस के अंदर सेव करते हैं वो कहलाता है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कौन सा डेटा वेयर हाउस होता है, जो नॉर्मलाइज्ड हो। और नॉर्मली जो डेटा वेयर हाउस होते हैं वो डी नॉर्मलाइज होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही डेटा बार बार रिपीट भी होता रहता है, काफ़ी जगह रिडंडेंसी होती है, डुप्लीकेसी होती है। इसलिए सभी डेटा वेयर हाउस के बारे में बात करनी कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, जो एक स्टेटमेंट गलत है वो है 4th नंबर। इसको नोट करके भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए नॉर्मलाइज्ड डेटा वेयर हाउस जो होता है कंसिस्टिंग ऑफ एंटिटीज़, मतलब वो टेबल्स के अंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन मेंटेन करे और यूजुअली नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तब वो कहलाता है नॉर्मलाइज्ड डेटा वेयर हाउस। और यहाँ पे सिंपल डेटा वेयर हाउस की बात हो रही है। तो ये जो होते हैं नॉर्मली किस में होते हैं, डी नॉर्मलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर में होते हैं। और डी नॉर्मलाइज्ड जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ टेबल्स होती हैं, मतलब कम टेबल होंगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, सारा डेटा जो होता है वो ग्रुप्स में होता है, और हो सकता है कि उसमें रिडंडेंसीज भी हों, है ना। हम एक्सक्लूड नहीं करते, हम उन रिडंडेंसी को, रिपीटेशन को हटाते नहीं हैं, क्योंकि सिंपल टेबल्स के अंदर हम डेटा को सेव करके रखते हैं। इसलिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कौन सा डेटा वेयर हाउस होगा, अगर वो नॉर्मलाइज्ड हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डेटा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें अगर डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना हो, है ना, तो उस डेटा को हम किस तरह के एक स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं। MIDI, MIDI, MCI, रियल ऑडियो, AAC, ये चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 MIDI। इसका हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। MIDI क्या होता है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक तरीका होता है, जो डिवाइसेस आपने देखे होंगे, सिंथेसाइजर्स होते हैं, सैम्पलर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनके साथ में कनेक्ट करने के लिए ये हमारे पास एक तरीका होता है MIDI। ठीक है, इसे आप कनेक्ट करके जो जैसे साउंड होता है उसे डेटा के रूप में चेंज करके देन आप उसको आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम हैज़ द फॉलोइंग कोड टू डिफाइन ए नोड। ये जो प्रोग्राम आपको दिया है इसमें हमने एक नोड को डिफाइन कर दिया। अब इस नोड को डिफाइन करने के बाद ये पूछ रहा है दिस नोड टाइप वुड बिलोंग टू विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आपको ये जो नोड डिफाइन की है इसे पढ़ के क्या लग रहा है, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? ये क्यू है, डबली लिंक लिस्ट है, बाइनरी ट्री है या फिर सर्कुलर लिस्ट है? देखो पहले तो हम इसको बनाते हैं। जैसे नोड हमने बना दी, ये हमारी एक नोड है, इसमें इंटीजर टाइप का डेटा आएगा। तो देखो डेटा जो है वो हम मिड में रखते हैं। डेटा स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट में इसके एक पॉइंटर है। पॉइंटर क्या करता है? अपने लेफ्ट साइड में कोई ना कोई चीज़ होगी उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा। देन राइट में जो है इसके एक और पॉइंटर है राइट। ये राइट क्या करेगा? राइट साइड में कुछ ना कुछ आपने दिया हुआ है उसका वो एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा। इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लगता है ये डेटा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? क्यू कैसी होती है? तो क्यू बनी हुई होती है इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी क्यू है। क्यू में देखो क्या होगा, यहाँ पे डेटा होगा, नेक्स्ट में डेटा होगा, नेक्स्ट में डेटा होगा। इस तरीके का पॉइंटर क्यू में हम नहीं रखते, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। आपको लिंक लिस्ट पता होगा, नोड्स आपस में लिंक्ड होती है 1 by 1। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक पॉइंटर। इस पॉइंटर के पास में एड्रेस होता है लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड का। यहाँ पे डेटा होता है। इसमें क्या होगा वो देखेंगे, बट इस वाले में एक पॉइंटर फिर से डिफाइन होता है जिसके पास एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। मान लेते हैं इस नोड का एड्रेस है 2000, इसका है 1000, तो पॉइंटर के पास में क्या एड्रेस होगा? 1000। यहाँ पे इस नोड में एड्रेस होगा, इस वाले पॉइंटर के पास में होगा 2000। और ये होते हैं प्रीवियस पॉइंटर, इसके पास अपनी पिछली वाली नोड का एड्रेस होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी बात कर रहे हैं हम? डबली लिंक लिस्ट की। डबल मतलब वो आगे भी जा सकती है, वो बैक में भी आ सकती है, इसलिए इसके पास में पिछली नोड का एड्रेस होता है, देन डेटा होता है, और इस जगह फिर से नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तो इस नोड को ले लेते हम, ये हमारी लास्ट नोड है, 3000 इसका एड्रेस है। यहाँ पे होता है 3000 और इस जगह पे होगा प्रीवियस नोड का एड्रेस 2000। यहाँ पे डेटा होता है। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट और एक डबली लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क होता है? डबली लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड में प्रीवियस पॉइंटर जो है वो नल होता है और लास्ट नोड के नेक्स्ट वाला पॉइंटर जो होगा ये भी क्या होता है? नल होता है। बट सर्कुलर में क्या होता है कि पिछले लास्ट नोड के पास में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है और फर्स्ट नोड के प्रीवियस वाले पॉइंटर के पास में लास्ट नोड का एड्रेस होता है। यहाँ पे ऑप्शन में हमें सिर्फ डबली लिंक लिस्ट के बारे में पूछा है, जिसकी कंडीशन होती है कि फर्स्ट नोड के प्रीवियस वाले में नल आएगा और लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में नल आएगा। वो कंडीशन हमें देखो इस वाली नोड में नहीं दे रखी, तो ये डबली लिंक लिस्ट का भी एग्जाम्पल नहीं है। अगर ऑप्शन में ये देता कि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट,
तो हम कन्फर्म उसके ऊपर टिक लगा सकते थे, है ना। बट ये ऑप्शन हमें दिया नहीं है, तो डबली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल ये वाली लिस्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे बाइनरी ट्री की। बाइनरी ट्री देखो कैसी बनी होती है। बाइनरी ट्री से पहले हम सर्कुलर लिस्ट देखेंगे। सर्कुलर लिस्ट को भी हम एक तरह से लिंक लिस्ट का ही एक पार्ट बोलेंगे। एक सबसे पहले एक पॉइंटर होगा, पॉइंटर के पास में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और सर्कुलर लिस्ट में सिर्फ दो ही हमारे पास जगह होगी, एक डेटा रखने के लिए, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखने के लिए। यहाँ डिफाइन करेंगे पॉइंटर, फिर डेटा रखा जाएगा, फिर एक पॉइंटर रखा जाएगा। ये पॉइंटर नेक्स्ट नोड के एड्रेस को अपने अंदर सेव करके रखेगा, फिर डेटा रखेंगे। देखो एड्रेस हमने यहाँ पे रखते हैं, इसका एड्रेस 1000, इसका 2000, इसका 3000। पॉइंटर के पास में 1000 एड्रेस होगा, फर्स्ट नोड के पास में 2000 नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और सेकंड नोड के पास लास्ट वाली नोड का एड्रेस होगा 3000, ताकि वो यहाँ तक पहुँच पाए। सर्कुलर लिस्ट है तो लास्ट नोड के पास में फर्स्ट नोड का एड्रेस भी होगा, ताकि ये घूम के फर्स्ट नोड पे वापस आ सके। इस तरीके से ये होती है सर्कुलर लिस्ट। अब इसमें आप देखो, इसमें एक पॉइंटर ही दिया है राइट वाला, लेफ्ट का कोई जिक्र नहीं है, तो ये एग्जाम्पल भी इसका गलत हो जाएगा। लास्ट में देखते हैं बाइनरी के लिए। तो बाइनरी के लिए हम एक बार यहाँ से डिलीट कर देते हैं। बाइनरी ट्री देखो कैसा होता है। बाइनरी ट्री में आप रूट नोड के ऊपर रखते हो डेटा। इसमें आपके पास लेफ्ट वाली नोड के पास जो आपको जाना है उसका एड्रेस होता है यहाँ पे लेफ्ट वाले चाइल्ड का। इस जगह पे आपके पास एड्रेस होता है राइट चाइल्ड का, ताकि आप राइट तरफ की वाली जो नोड है वहाँ पे जा सको। ठीक है, ये ट्री की तरह बनी हुई होती है। ये फिर से डेटा रखा होता है, इसके पास अपने लेफ्ट चाइल्ड के पास जाने के लिए एक पॉइंटर होता है, और राइट चाइल्ड के पास जाने के लिए एक पॉइंटर होता है। इस तरीके से बाइनरी ट्री बनी होती है। तो प्रोग्राम में जिस तरीके की नोड की बात की है वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है बाइनरी ट्री का। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोम रिप्रेजेंट्स ए वेब पेज इन व्हाट वे। एक वेब पेज को जो डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, वो एक वेब पेज को किस तरीके से दिखाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। एक डायनामिक स्ट्रक्चर के रूप में, रिकर्सिव स्ट्रक्चर के रूप में, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, या फिर हैश टेबल स्ट्रक्चर के रूप में। तो देखो डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, और ये किसी भी वेब पेज को, मतलब एक जो वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। एक वेब पेज अगर आप एग्जांपल लो, अगर आप उसकी कोडिंग स्ट्रक्चर खोलो, है ना, जो उसका कोडिंग होता है, पेज सोर्स होता है, वो देखोगे आप, तो आपको डोम किस तरीके से उस वेब पेज को दिखाता है, वो दिखाता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। और यहाँ पे मैंने दिया भी है वो किस तरीके से देखता है, जैसे रूट एलिमेंट HTML वो यहाँ पे रखेगा, फिर उसके नेक्स्ट की कोडिंग है वो थोड़ा सा टैब लेके, एक स्पेस लेकर, फिर वो हेड को शुरू करेगा। हेड के अंदर जो भी टाइटल देने हैं वो इस तरीके से करेगा। देन अगेन वो क्या करता है, यहाँ पे बिल्कुल मैनेज करके रखता है, पूरा का पूरा पेज को अलाइन करके रखता है, आगे मिक्सअप नहीं होता सब कुछ। ठीक है, तो ये किस तरीके से पूरे के पूरे वेब पेज की कोडिंग को रिप्रेजेंट करता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ व्यूज ईच फाइल एज। C++ में प्रत्येक फाइल अगर मेमोरी की बात करें तो वो कैसे देखी जाती है, या फिर कैसे वहाँ पे एक्चुअल में स्टोर की जाती है, एक एरे के रूप में, सेट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, एक सिक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट के रूप में, या फिर सिक्वेंशियल लिंक लिस्ट के रूप में। C++ में प्रत्येक फाइल एक सिक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट के रूप में देखी जाती है। जैसे एक बाइट के अंदर स्पेस जो है वो यूज़ कर लिया, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। इस तरीके से मेमोरी में टेप ऑफ बाइट के रूप में, स्ट्रीम ऑफ बाइट के रूप में एक फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेज फाइल। सारे क्या दे रखे हैं आपको, इमेज फाइल्स के फॉर्मेट दे रखे हैं। तो कौन सी एक फाइल का फॉर्मेट है
हैज़ लॉसलेस इमेज फाइल्स, meaning that they do not need to compress or lose any image quality or information, allowing for very high quality images but also larger file sizes. इन चारों में से एक इमेज फाइल का ऐसा फॉर्मेट है जो लॉसलेस इमेज फाइल बनाता है। लॉसलेस का मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, वो अपना इमेज की क्वालिटी को वो लूज़ नहीं करता, ठीक है, और साथ में हाई क्वालिटी के साथ में वो बड़ी भी होती हैं, ऑल्सो लार्जर फाइल साइजेस। तो इस तरीके की क्वालिटी किसकी होती है? जिफ में देखा होगा आपने, इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। जेपीईजी को तो हम नॉर्मल कोई फॉर्म फिल करते हैं वैकेंसी के अंदर तो हम कंप्रेस करते रहते हैं, कभी फाइल का साइज़ छोटा करते हैं, कभी बड़ा करते हैं। तो जब भी किसी फाइल को कंप्रेस करेंगे उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है। वैसे ही पीएनजी फाइल्स को भी हम कर सकते हैं और टिफ। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और आपको ये आप नवोदय और केवीएस पीजीटी के, टीजीटी के, DSSP के देखोगे, ये सेम क्वेश्चन आपको लैंग्वेज अलग देकर 3-4 बार तो पूछा जा चुका है, आपके आगे आ जाएगा ये बार बार। तो ये आप फाइल फॉर्मेट ध्यान रखना। टिफ इमेज फाइल फॉर्मेट कौन यूज़ करते हैं? जिनको हाई क्वालिटी की इमेजेस चाहिए होती हैं, हाई रेजोल्यूशन की, हाई क्वालिटी की इमेजेस, और जितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज होगी उसका साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे टिफ फाइल जो होती है इनको हम लॉस नहीं कर सकते, इनकी क्वालिटी को हम लूज़ नहीं कर सकते। ये लॉसलेस इमेज फाइल के फॉर्मेट होते हैं। और एक एग्ज़ाम में मैंने देखा था कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, सिंपल जेपीईजी की फुल फॉर्म पूछ रखी थी। कभी कोई ऑप्शन में एक्सपर्ट दे रखा था, किसी में सिर्फ फ़ोटो दे रखा था। तो इस तरीके से भी ऑप्शन आते हैं, आपको इनके फुल फॉर्म्स भी ध्यान होने चाहिए। जैसे जिफ का होता है ग्राफिक्स है, ये एस है। इंटरचेंज फॉर्मेट, जॉइंट फोटोग्राफिक पूरा होगा और एक्सपर्ट्स होगा, एस आएगा यहाँ पे आगे। और ग्रुप पीएनजी होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, एस है। टिफ का जो फुल फॉर्म होता है वो है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब देन द टोपोलॉजी इज। टोपोलॉजी क्या होती है? बहुत सारे कंप्यूटर्स को फिजिकली हम वायर के द्वारा किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो होती है, वो एक तरीका होता है टोपोलॉजी। बहुत सारी टोपोलॉजी होती हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, ट्री, रिंग, स्टार, ये आपने पढ़ा होगा नेटवर्क में। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सेंट्रल हब है, इस सेंट्रल हब से आप बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं उनको आप कनेक्ट करते हो। ये किस तरीके की टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है? बस का नहीं है, ट्री का नहीं है, रिंग का नहीं है और स्टार। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल बेसिक के अंदर व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का रिजल्ट क्या होगा? न्यू वैल्यू एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके अंदर असाइन क्या कर रहे हैं हम? ओल्ड वैल्यू को, और साथ में सी डबल। ये क्या करेगा? कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप ऑफ टू डेट। जो डेटा टाइप है उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा, डेटा टाइप को बूलियन में कन्वर्ट कर देगा, जो भी डेटा टाइप है उसे स्ट्रिंग में, या फिर ये कन्वर्जन करेगा डेटा टाइप को डबल में। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये डेटा टाइप को डबल में यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, DBL। 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।